हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास 12 के बायोलॉजी में एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, यह कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या होगा, सिद्ध करना कि डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो हम लोग कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, वंशागति का आणविक आधार। ये चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने डीएनए की रासायनिक संरचना, डीएनए की द्विकुलनीय संरचना पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। और आज हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे या कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं या प्रयोग हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग एक मूल सिद्धांत क्या होता है यह डिस्कस करेंगे, रूपांतरीय सिद्धांत और अपकेंद्रण प्रयोग। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रयोग किससे संबंधित हैं, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, दोनों प्रयोग से हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मूल सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत को इंग्लिश में सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। मूल सिद्धांत को सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक, किसने बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इस सिद्धांत को किसने दिया है, सेंट्रल डोग्मा को फ्रांसिस क्रिक ने दिया है। इन्होंने बताया कि जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं या जो लक्षण होते हैं उनका स्थानांतरण किस तरह से होता है, या जो लक्षण होते हैं वह किस तरह से प्रदर्शित होते हैं। तो डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये डीएनए है, इन्होंने कहा, बताया कि डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए, या आप कह सकते हैं एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, आरएनए के से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, समझ में। तो देखिए, जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है या आरएनए बनता है, इस प्रक्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अनुलेखन। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, आरएनए पॉलीमरेज। किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। तो डीएनए से आरएनए बनाने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं, या इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में। यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है। तो यहाँ पे केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो अनुलेखन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, केंद्रक में होती है। इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इसके बाद देखिए, ये जो मैसेंजर आरएनए केंद्रक में बनता है, यह क्या होता है, केंद्रक से बाहर आ जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे आ गया, कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका द्रव्य में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है अंतःप्रद्रवी जालिका पे, जहाँ पे राइबोसोम्स रहते हैं। ठीक है, तो आरएनए से प्रोटीन जो बनता है, इस प्रक्रिया को भाषांतरण कहा जाता है, भाषांतरण। ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन, या सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं, अर्थात प्रोटीन निर्माण। तो ये दोनों स्टेप देखिए इस तरह से हैं। डीएनए, यहाँ पे जो सूचना है, सूचना का स्थानांतरण क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है ना।
तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए में जो कोड होते हैं वो आरएनए में आ जाते हैं। आरएनए के पास कोड रहते हैं प्रोटीन निर्माण के लिए। फिर इस कोड को पढ़ने का काम राइबोसोम करता है और पढ़ करके क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाषांतरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जब कोशिका विभाजित होती है तो वहाँ पे डीएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, डीएनए का द्विगुणन होता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है डीएनए द्विगुणन। डीएनए द्विगुणन, ठीक है, या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए से पुनः क्या करता है, डीएनए बनाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे विषाणु रहते हैं जहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यह प्रक्रिया उल्टी होती है। ठीक है, क्या होता है, आरएनए से वापस डीएनए बनता है। क्या बनता है, वापस डीएनए बनता है। ठीक है, आरएनए से वापस डीएनए बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन है, तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन क्या होगा, जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आया ना। तो ट्रांसक्रिप्शन का यह उल्टा होता है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है, विषाणुओं में होती है, जहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। जैसे HIV वायरस है, ठीक है ना, तो वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये जो सिद्धांत है ये सेंट्रल डोग्मा कहलाता है या मूल सिद्धांत कहलाता है। इसको सबसे किसने दिया है, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, समझाया था। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डीएनए को कैसे प्रूव किया जाएगा, कैसे सिद्ध किया जाएगा कि वह आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो उससे संबंधित 2 प्रयोग हैं और दोनों प्रयोग से स्टडी करने से पहले, दोनों प्रयोग स्टडी करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, या कोई भी आनुवंशिक पदार्थ होता है तो उसमें क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखिए, डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो किसी भी आनुवंशिक पदार्थ में क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है, माता पिता से संतानों में जाता है। तो अगर क्या होगा, यह इसकी मात्रा बढ़ाई नहीं जाएगी तो वह क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो भी आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी मात्रा को 2 गुना करने के लिए इनमें क्या होना चाहिए, स्वतः द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वतः द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो डीएनए में या जो भी आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें क्या होती है, स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है। ठीक है ना, समझ में आया। तो इम्पॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा क्या गुण होना चाहिए आनुवंशिक पदार्थ के लिए, कोई भी आनुवंशिक पदार्थ अगर क्या होगा, अस्थाई नहीं होगा, मतलब स्टेबल नहीं होगा, तो उसमें बदलाव होने लगेंगे और क्या होगा, उसके लक्षण बदल जाएंगे। इसलिए अस्थाई होना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी आनुवंशिक पदार्थ है अर्थात डीएनए है तो उसका अस्थाई होना, स्टेबल होना आवश्यक होता है। तो डीएनए क्या होता है, अस्थाई होता है। ठीक है, स्टेबल होता है। कैसा होता है, अस्थाई होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये 2 प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए, डीएनए में उत्परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उत्परिवर्तन होने की संभावना होनी चाहिए या बदलाव होने की संभावना होनी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, डीएनए में जो बदलाव होगा उससे नए लक्षण शामिल हो जाएंगे। तो क्या होता है, डीएनए में उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्परिवर्तन
होता है, जिससे नए लक्षण क्या होते हैं, शामिल होते हैं या समाहित होते हैं, ठीक है ना। तो ये गुण होना चाहिए किसी भी आनुवांशिक पदार्थ में या डीएनए में। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए में ये सभी तीनों गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आइए चलिए प्रूफ करते हैं कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। इसके लिए दो प्रयोग हैं, एक प्रयोग है रूपांतरणीय या रूपांतरीय सिद्धांत और दूसरा है अपकेंद्रण प्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रूपांतरणीय सिद्धांत की बात करेंगे। कौन से सिद्धांत की बात करेंगे, सबसे पहले रूपांतरणीय या रूपांतरीय सिद्धांत। इस सिद्धांत को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है या प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है। इस सिद्धांत को सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था ग्रिफिथ ने। किसने प्रस्तुत किया था, ग्रिफिथ ने प्रस्तुत किया था 1928 में। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को किसने प्रस्तुत किया था, ग्रिफिथ ने प्रस्तुत किया था 1928 में, ठीक है, समझ में आया। तो इन्होंने जो अपना प्रयोग था वह चूहे तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु पे किया था। किस पे किया था, चूहा और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु पे, ठीक है। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु पे किया था। कभी कभी स्ट्रेप्टोकोकस की जगह डिप्लोकोकस भी दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस लिखिए या डिप्लोकोकस लिखिए, ठीक है। तो ये ऐसा जीवाणु होता है जो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है, न्यूमोनिया। तो ये चूहे में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं न्यूमोनिया रोग क्या होता है, फेफड़े से संबंधित रोग है, जिसमें फेफड़े में क्या होता है, जीवाणु का संक्रमण होता है और फेफड़ों को वह नष्ट कर देता है, जहाँ पे पानी भरने लगता है। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने दिया था और इन्होंने अपना प्रयोग चूहा और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु पे किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो जीवाणु होते हैं उसमें देखा कि दो प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं, ठीक है, या दो प्रकार के रूप होते हैं जीवाणुओं के। एक एस स्ट्रेन होता था, ठीक है, और दूसरा जीवाणु जो है वह आर स्ट्रेन था, ठीक है। यस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है रूप या प्रकार, ठीक है, एस प्रकार का, आर प्रकार का, या एस रूप का, आर रूप का। दोनों के क्या होते थे, अलग अलग लक्षण या अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो एस स्ट्रेन है इसका क्या गुण है, यहाँ पे देखिए ये जो जीवाणु होता है एस स्ट्रेन, इसके बाहर कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड से बना क्या होता है, एक कैप्सूल होता है। क्या होता है, कैप्सूल होता है। तो जिससे इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस स्ट्रेन। एस का मतलब हो गया स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आर स्ट्रेन होता है, आर स्ट्रेन के बाहर कोई भी कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल नहीं होता है। तो इसकी त्वचा, इसका जो सरफेस होता है, सतह होता है, वह कैसा होता है, रफ होता है या खुरदुरा होता है, स्मूथ या चिकना नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के जीवाणु हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो जीवाणु है कैसा है, क्योंकि इसके ऊपर कैप्सूल है तो यह कैसा है, कैप्सुलेटेड है, अर्थात कैप्सूल उपस्थित है। ये जीवाणु कैसा होता है, आर स्ट्रेन, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैप्सूल नहीं है तो नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सूल उपस्थित है तो कैप्सुलेटेड। दूसरा आगे देखिए, ये जो जीवाणु होता है यह क्या कर सकता है, रोग उत्पन्न कर सकता है, ठीक है,
कैसा है, यह जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पैथोजेनिक। जो भी रोग उत्पन्न करता है उसको कहा जाता है पैथोजेनिक। तो ये कैसा होता है, पैथोजेनिक। या इसी के लिए दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं, वायरुलेंट। ये कैसा होता है, वायरुलेंट है, अर्थात रोग उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है, रोग उत्पन्न कर सकता है यह जीवाणु। कौन सा रोग, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ये कैप्सुलेटेड होते हैं और पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, क्योंकि ये रोग उत्पन्न नहीं कर सकता तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन पैथोजेनिक कहते हैं, नॉन पैथोजेनिक, या हम इसे नॉन वायरुलेंट भी कहते हैं, नॉन वायरुलेंट भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। यह जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाता और इस प्रकार का क्या कर पाता है, उत्पन्न कर पाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे फिर ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस प्रकार से किया, ठीक है। तो इसको रफ किया जाए, चलिए रफ कर देते हैं। देखिए, जब क्या किया गया, जब ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को, कौन से, एस स्ट्रेन को, ठीक है, एस प्रकार को क्या किया, चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, चूहा के अंदर इसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन के द्वारा एस स्ट्रेन जो जीवाणु होता है उसको चूहा के अंदर क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा कि यह जो जीवाणु है इसमें क्या करता है, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता है। और क्या होता है, चूहा को न्यूमोनिया हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, चूहा मृत हो जाता है। क्या होता है, चूहा मृत हो जाता है, ठीक है। अब जब इन्होंने क्या किया, इधर दूसरा देखिए, जब इन्होंने आर स्ट्रेन को चूहे के अंदर जब इंजेक्ट किया, तो क्योंकि आर स्ट्रेन रोग उत्पन्न नहीं करता है तो जो चूहा होता है वह मृत नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे न्यूमोनिया रोग नहीं होता है। तो यहाँ पे चूहा क्या होता है, जीवित रहता है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों को क्या किया, अलग अलग इन्होंने देखा। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया, और जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो चूहा जीवित रहा, क्योंकि न्यूमोनिया नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, यह जो एस स्ट्रेन है इसको हीट करके किल्ड कर दिया, मतलब गर्म करके मार दिया इस जीवाणु को। तो यह क्या बन जाएगा फिर, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड है एस स्ट्रेन, इसको चूहे के अंदर प्रवेश करा दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने देखा कि जब इसको मार करके, इसको किल करके प्रवेश कराया गया तो चूहे में न्यूमोनिया रोग नहीं होता है और चूहा क्या होता है, जीवित रहता है, चूहा जीवित रहता है, मृत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको इंजेक्ट किया गया जीवित रूप में तो यह चूहा मर गया, और आर स्ट्रेन को किया तब भी चूहा जीवित रहा, और हीट किल्ड को किया तब भी चूहा जीवित रहा। लेकिन देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, अब अगले प्रयोग में इन्होंने क्या किया, आगे अगले स्टेप में जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है और जो आर स्ट्रेन है, दोनों जीवाणुओं को एक साथ क्या किया, चूहे में प्रवेश करा दिया, ठीक है। आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। इन दोनों जीवाणुओं को एक साथ क्या किया इन्होंने, चूहा के अंदर प्रवेश करा दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि चूहे को क्या हो जाता है, न्यूमोनिया रोग हो जाता है और चूहा मृत हो जाता है या चूहा मर जाता है। चूहा क्या हो गया, मर गया मतलब मृत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ अजीब लग रहा है आप लोगों को कि हाँ आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। देखिए एस स्ट्रेन को किया गया तब भी चूहा जीवित, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया तब भी चूहा जीवित था, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को प्रवेश कराया गया तब भी चूहा जीवित था। लेकिन जब दोनों को एक साथ यहाँ पर लेकर के प्रवेश कराया गया तो चूहा क्या हो गया, मृत हो गया। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हुआ कि दोनों अलग अलग जब थे तो क्या हुआ, चूहा जीवित रहता था, एक साथ आया तो चूहा मर गया, निमोनिया हो गया। तो जो ग्रिफिथ हैं, ग्रिफिथ ने बताया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है यह क्या करता है, यह जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन को क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। इन्होंने क्या किया, यह बताया कि यह क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है या रूपांतरित कर देता है। आर स्ट्रेन को किसमें, आर को बदल देता है एस स्ट्रेन में, आर को बदल देता है एस स्ट्रेन में। और इन्होंने क्या किया था, ये जो मृत चूहा है यहाँ से एस स्ट्रेन जीवाणुओं को प्राप्त किया, यहाँ से इस चूहे से इनको क्या मिला, एस स्ट्रेन का जीवाणु मिला था। ठीक है, क्योंकि इनको एस स्ट्रेन का जीवाणु मिला, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एस स्ट्रेन का जीवित जीवाणु प्रवेश नहीं कराया गया था, लेकिन इनको मिलता क्या है कि इसके शरीर में एस प्रकार के जीवित जीवाणु हैं। तो इन्होंने इसका कारण यह बताया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था इसने क्या किया, जो आर स्ट्रेन है उसको बदल दिया या रूपांतरित कर दिया, किसमें, एस स्ट्रेन में बदल दिया, जिसके कारण फिर एस स्ट्रेन का जीवाणु क्या कर सकता है, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता है और चूहा मृत हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कारण बताया रूपांतरण का। लेकिन यह जो रूपांतरण होता है किसी प्रोटीन की वजह से होता है या किसी आरएनए की वजह से या किसी डीएनए की वजह से, इसका कारण इन्होंने नहीं बताया। तो अभी तक ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाए कि डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, इसके बाद इनके प्रयोग को आगे बढ़ाया 3 और दूसरे साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, फिर आगे देखिए क्या किया गया। तो 3 साइंटिस्ट ओसवाल्ड एवरी, मैक्लियार्ड, ठीक है, और मकार्टी। तो इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके बाद यह प्रूव किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है या हीट किल्ड का कौन सा रासायनिक पदार्थ क्या करता है, रूपांतरित करता है आर स्ट्रेन को एस में। यह कौन सा रासायनिक पदार्थ था, डीएनए था, प्रोटीन था या आरएनए था। तो इन तीनों ने यह प्रूव किया। इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। इन्होंने जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, कौन सा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ऐसे, एस स्ट्रेन, इसको लिया और इससे क्या किया कि प्रोटीन को अलग किया, आरएनए को अलग किया और कार्बोहाइड्रेट को अलग किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 3 पदार्थ ले लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन को अलग कर लिया, आरएनए को अलग कर लिया इससे, और क्या निकाला, डीएनए भी निकाल लिया। तो एवरी, मैक्लियार्ड, मकार्टी ने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है इसके प्रोटीन को, आरएनए को और डीएनए को निकाला। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके साथ क्या किया, ये जो हीट किल्ड एस आर स्ट्रेन है, ये कौन सा स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, जो कि रोग उत्पन्न नहीं कर सकता था। तो इन्होंने इसके साथ क्या किया, आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया और फिर इन सभी को क्या किया, एक एक करके अलग अलग चूहे में या चूहे के समूह में क्या किया, प्रवेश कराया। तो जब इससे प्रोटीन और आर स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा जीवित रहता है और इसको न्यूमोनिया रोग नहीं होता है।
क्या होता है, यह चूहा जीवित रहता है। फिर पुनः इन्होंने क्या किया, जो आर स्ट्रेन है उसको आरएनए के साथ जब इन्होंने चूहे में प्रवेश कराया तब भी चूहा जीवित रहता है, इसे निमोनिया रोग नहीं होता है, यह जीवित रहता है। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, इसमें इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को डीएनए के साथ जब प्रवेश कराया तो इन्होंने देखा कि चूहे को निमोनिया रोग हो जाता है और चूहा क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। क्या होता है, मृत हो जाता है। और क्या होता है, यहाँ पे इस मृत चूहे के अंदर से एस स्ट्रेन के जीवाणु मिलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया यह प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही क्या कर रहा है, केवल डीएनए ही आरएनए आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल सकता है। आरएनए भी नहीं बदल पाया और प्रोटीन भी नहीं बदल पाया। किसने बदला, डीएनए ने क्या किया, आरएनए को एस स्ट्रेन में बदल दिया, जिससे चूहा को निमोनिया रोग हो गया और मृत हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों साइंटिस्ट ने यह बता दिया कि डीएनए ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है। एक और स्टेप आप देख सकते हैं इसका, इन्होंने क्या किया कि जो डीएनए है और इसके साथ डीएनएज एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम, डीएनएज एंजाइम पहले मिला दिया। तो डीएनएज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को नष्ट कर देता है और इसके साथ फिर उन्होंने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया मिला करके। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन के साथ इसे चूहा में प्रवेश कराया। तो जब ये करने के बाद चूहा में प्रवेश कराया, क्योंकि डीएनए एंजाइम डीएनए को नष्ट कर देता है, डीएनएज एंजाइम डीएनए को नष्ट कर देता है, तो यहाँ पे डीएनए सक्रिय नहीं रहता और आर स्ट्रेन नहीं रूपांतरित होता, तो चूहा क्या होता है, जीवित रहता है, इसे निमोनिया रोग नहीं होता, यह मृत नहीं होता है। क्योंकि जब डीएनए मिला दिया जाता है तो डीएनए नष्ट हो गया और रूपांतरण नहीं हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यह प्रूव हो गया कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वह क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है। किस प्रयोग के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो प्रयोग है, अपकेंद्रण प्रयोग। ठीक है, अपकेंद्रण प्रयोग। ठीक है, जिसको हर्षे और चेज ने दिया था। ठीक है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, यह समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, देखिए, तो अपकेंद्रण प्रयोग को, कौन सा प्रयोग, अपकेंद्रण प्रयोग, इसे ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को किया था हर्षे और चेज ने, दो साइंटिस्ट, एक हर्षे और दूसरे चेज। तो हर्षे और चेज ने अपकेंद्रण प्रयोग किया या ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ किया कि डीएनए ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है। तो हर्षे और चेज ने अपना प्रयोग ई कोलाई जीवाणु, कौन सा जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु तथा बैक्टीरियोफेज विषाणु या वायरस पे किया। ठीक है। इन्होंने दो जीवों को चुना, ई कोलाई को और बैक्टीरियोफेज को। ई कोलाई एक जीवाणु है जो हमारी आंत में पाया जाता है और बैक्टीरियोफेज एक विषाणु होता है जो क्या करता है, जीवाणुओं को संक्रमित करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, इस तरह से। और ये क्या हो गया, ई कोलाई ऐसे रॉड से बैक्टीरिया है। ठीक है। तो इन्होंने अपना प्रयोग ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज पे किया था। इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज होता है, इन्होंने दो स्टेप में एक्सपेरिमेंट किए। देखिए, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आप जानते हैं कि जो वायरस होता है इसमें दो ही तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं, एक होता है प्रोटीन और एक होता है डीएनए।
जो बैक्टीरियोफेज है उसमें कैप्सूल प्रोटीन से बना होता है, और जो वायरस जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो इसमें दो ही रासायनिक पदार्थ हैं, तो यह प्रूफ करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है या डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है, कौन सा वायरस, चलिए यहाँ पे सीधे वायरस को दिखाते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस है या विषाणु है, इस विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ है वह डीएनए होता है और प्रोटीन का खोल होता है। तो प्रोटीन में आप लोग जानते हैं कि सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेथियोनिन और सिस्टीन दो ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिसमें सल्फर होता है। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो इसका कैप्सूल होता है उसको सल्फर से S35, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर से क्या किया, इसको इन्होंने टैग कर दिया या इनकॉर्पोरेट कर दिया। इन्होंने ऐसे माध्यम में इस विषाणु को संवर्धित किया या कल्चर किया जिसमें क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर था S35, ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसके कैप्सूल में क्या हो गया, S35 उपस्थित हो गया। अब आगे इन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान से, तो इन्होंने ई कोलाई के अंदर, किसके अंदर, ई कोलाई जीवाणु के अंदर इस विषाणु का क्या करा दिया, संक्रमण करा दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया डीएनए और ऊपर क्या है, प्रोटीन है। तो इन्होंने S35 वाला जो विषाणु है इसका संक्रमण किस पे करा दिया, ई कोलाई जीवाणु पे। ये देखिए ई कोलाई है, कौन सा जीवाणु है, ई कोलाई, और ये है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो जब इन्होंने संक्रमण कराया तो आप लोग जानते हैं इस तरह से आप बहुत सारा 2-3 जीवाणु बना सकते हैं और भी ऐसे। अब आगे क्या किया इन्होंने, कुछ समय के बाद, ठीक है, इसका ब्लेंडिंग कर दिया। क्या कर दिया, ब्लेंडिंग कर दिया। तो ब्लेंडिंग का मतलब है अपकेंद्रण कर दिया। ठीक है, क्या किया, अपकेंद्रण कर दिया। यह क्या होता है, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे ई कोलाई जीवाणु है। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, फेज वायरस डाल दिया, बैक्टीरियोफेज वायरस से इसका क्या करा दिया, संक्रमण करा दिया। तो इसके अंदर क्या आ गया, बैक्टीरियोफेज वायरस आ गया। अब इसने यहाँ पे क्या किया, इसको संक्रमित कर दिया। ठीक है, तो जब संक्रमित करेगा तो इसका आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब कुछ समय के बाद क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को, ठीक है, इसको क्या किया गया, जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, ठीक है, एक मशीन होती है जिसमें इस तरह से यहाँ पे होल होते हैं जिसमें ट्यूब को लगाया जाता है और नीचे मोटर लगी होती है, और ये मोटर क्या करती है, इस प्लेट को, ठीक है, क्या करती है, घुमाती है, जिससे जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या होता है, तेज़ी से घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब को ऐसे क्या किया जाएगा, ऐसे रख करके खड़ा कर दिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, इसको चालू कर देंगे तो यह क्या होता है, घूमने लगता है। तो जब ये घूमता है तो इस टेस्ट ट्यूब में जो भी विलयन है, जो भी पदार्थ है, वह डेंसिटी के आधार पे क्या होते हैं, ऊपर नीचे हो जाएंगे।
ठीक है, डेंसिटी के आधार पे ऊपर नीचे लेवल पे आ जाएंगे। जिसका डेंसिटी कम होगा वह हल्का होगा तो वह ऊपर जाएगा, और जो भारी होगा वह कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, समझ में। तो जब इसी तरह से इसका अपकेंद्रण कराया गया या ब्लेंडिंग कराया गया या सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, तो क्या होगा कि जो विषाणु के खोल हैं वह क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। इस तरह से विषाणु के खोल क्या होते हैं, जो कोट होता है वह क्या होता है, अलग मिलता है, और जो जीवाणु है वह जीवाणु क्या होंगे, अलग मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, सुपरनेटेंट। ऊपर की तरफ इसमें क्या होगा, जो ऊपर मिलता है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं, और नीचे की तरफ जो मिलता है उसे पिलेट कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर जो द्रव्य मिलता है इसे सुपरनेटेंट, और नीचे जो गाढ़ा द्रव्य मिलता है इसे पिलेट। तो ये जो सुपरनेटेंट हैं, सुपरनेटेंट में मिलता है विषाणु का खोल, और जो पिलेट होता है नीचे टेस्ट ट्यूब में उसमें मिलता है ई कोलाई। क्या मिलता है, ई कोलाई। अब इन्होंने क्या किया, इसका रेडियोग्राफी कर दिया। क्या किया, इन दोनों का रेडियोग्राफी कर दिया, रेडियोग्राफी। ठीक है, तो रेडियोग्राफी करने के बाद क्या होगा, अब इसमें रेडियोग्राफी के द्वारा हम देखेंगे कि किसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ उपस्थित है। ठीक है, ऊपर जो सुपरनेटेंट मिला है विषाणु का या ई कोलाई का। ठीक है, तो जब यहाँ पे रेडियोग्राफी किया गया तो देखा गया कि जो विषाणु होते हैं, खोल होते हैं, कैप्सिड होता है, इसमें तो रेडियो एक्टिव सल्फर मिलता है, इसमें रेडियो एक्टिविटी मिल रही है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये कैसा कोटेड है, ये S35 से कोटेड है, तो इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर पाया जाता है, रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती है। लेकिन जो जीवाणु होते हैं, जो पिलेट होते हैं, इसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत कम मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि जब दोनों का सेपरेशन होगा, अलग अलग होंगे, तो हो सकता है कि कोई एक वायरस इसमें छोटा सा आ जाए, तो जिसके कारण हो सकता है कि बहुत हल्की सी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलती है। ठीक है, या आप समझ सकते हैं कि जो ई कोलाई है इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पे इससे यह प्रूव होता है इस एक्सपेरिमेंट से कि यह जो प्रोटीन वाला भाग था वह वायरस विषाणु के, वो जो वायरस का या विषाणु का भाग था वह जीवाणु के अंदर नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। अगर प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होता तो इसके जो S35 सल्फर है प्रोटीन में वह कहाँ पे आता, जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया में आता, तो बैक्टीरिया में क्या दिखाई देता, रेडियो एक्टिविटी मिलती, प्रदर्शित होती। ठीक है, रेडियोग्राफी करने के बाद दिखाई देती, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। लेकिन अभी भी यह प्रूव नहीं हुआ कि DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब आगे देखिए, इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस का जो DNA होता है, क्या होता है, DNA को P35 P32, ठीक है, फास्फोरस 32 से क्या कर दिया, टैग कर दिया, कोट कर दिया। मतलब इस जीवाणु को ऐसे माध्यम में कल्चर किया गया जहाँ पे फास्फोरस था, रेडियो एक्टिव। तो क्या होगा, उसके DNA में क्या शामिल हो जाएगा, कुछ पीढ़ी के बाद फास्फोरस शामिल हो जाएगा जो कि रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने, इस वायरस का संक्रमण करा दिया जीवाणु पे। बहुत सारे जीवाणु रहेंगे, केवल समझने के लिए केवल एक जीवाणु बनाया जा रहा है, सरल सी संरचना बनाई जा रही है, तो बहुत सारे जीवाणु होंगे, बहुत सारे वायरस होंगे। इन्होंने क्या किया, संक्रमण करा दिया। फिर क्या किया, संक्रमण के बाद फिर उसी तरह से प्रोसेस क्या करेंगे, अगला स्टेप अपकेंद्रण कर देंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या किया गया, अपकेंद्रण कराया गया। तो इन्होंने देखा, अब जब अपकेंद्रण कर दिया जाएगा तो जीवाणु और क्या जो वायरस है दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जीवाणु और वायरस क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो ऊपर की तरफ मिलता है वायरस और नीचे क्या मिलता है, जीवाणु मिलता है।
अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रेडियोग्राफी का, ठीक है, किसका, रेडियोग्राफी का। तो इसके बाद अगले स्टेप में इसका क्या किया गया, रेडियोग्राफी किया गया, अर्थात रेडियोग्राफी के द्वारा देखा जाएगा कि किस भाग में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो जब रेडियोग्राफी किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि जो वायरस है, जो वायरस का कोट है, कैप्सूल है, इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलती है, नहीं प्रदर्शित होती है। लेकिन जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फास्फोरस 32 क्या है, उपस्थित होता है डीएनए में, ठीक है। जो आप लोग जानते हैं डीएनए में क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है ना, तो फास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस होता है। तो यहाँ पे डीएनए में क्या मिलती है, यहाँ पे जीवाणुओं में क्या मिलता है, रेडियो एक्टिविटी मिलती है। ये रेडियो एक्टिविटी क्यों मिलती है, क्योंकि जो डीएनए था विषाणु का, यह डीएनए कहाँ पे आ जाता है, कोशिका के अंदर आ जाता है, जीवाणु कोशिका के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह प्रूव्ड हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि डीएनए यहाँ पे आया है अंदर, इसका मतलब डीएनए ही क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। अर्थात डीएनए ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें दो एक्सपेरिमेंट है, आप लोग जानते हैं, एक रूपांतरीय सिद्धांत और अपकेंद्रण प्रयोग या सिद्धांत, ठीक है। रूपांतरीय सिद्धांत को किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था, लेकिन आगे चल के उसकी रासायनिक संरचना को प्रूव किया मैक्लियार्ड, एवरी और मकार्टी ने मिल करके। और यहाँ पे जो अपकेंद्रण का प्रयोग है, इसको हर्शे और चेज ने, ठीक है, किसने, हर्शे और चेज ने दिया था, और प्रूफ किया कि डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो हर्शे और चेज का जो प्रयोग है जीवाणु, ठीक है, और बैक्टीरियोफेज पे था, और जो ग्रिफिथ है, ग्रिफिथ का जो प्रयोग था वह किस पे था, चूहे और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु पे था, ठीक है। तो ध्यान देंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कोई ना कोई एक टॉपिक एग्जाम में आता ही है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हम लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आती रहती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।